Good morning, students. Now, in continuation with the non-aromatic heterocycles, we'll study now today bonding in three-membered heterocycles. Bonding in three-membered heterocycles. Now, when we consider the basic structure in which the bond angles in three-membered heterocycles along with cyclopropane, they are summarized in the following table. Now, the simplest example of this is cyclopropane, the analog to the three-membered heterocycle. In case of cyclopropane, if one of the carbon atom is replaced by the heteroatom, that will lead to the three-membered heterocycles. यानी जो बेस कंपाउंड है वो साइक्लोप्रोपेन को लेते हुए यदि एक कार्बन एटम उसमें से रिप्लेस करके हेटेरोएटम में बदल दिया जाए तो वो हमारा सबसे सिंपलेस्ट थ्री मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्लासिफाई किया जाएगा। तो यहाँ जो नीचे दी गई टेबल है उसमें जो हमने इनिशियली चैप्टर में पढ़ा था बॉन्ड एंगल्स के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, उन्हीं चीज़ों को रिलेटेड करते हुए हम इस टेबल में एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिसमें कि हमें दिया गया है डिफरेंट कंपाउंड्स जो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन के रिप्लेसमेंट से हमें प्राप्त होंगे। उनके इंटरनल बॉन्ड एंगल्स भी शो हुए हैं और उनके एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल्स भी बताए गए हैं। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में हम देखते हैं द कार्बन हेटेरोएटम कार्बन बॉन्ड एंगल, जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्रीज है, जबकि जो एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल है कार्बन हाइड्रोजन का 116 है। ऐसे ही जब एक कार्बन एटम नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है तो जो इंटरनल एंगल है स्टिल रिमेन्स 60 डिग्रीज, बट जो एक्सटर्नल एंगल है वो 116.6 डिग्रीज हो जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन से रिप्लेस होगा तो ये 61 और 116.4, सल्फर से होगा तो 48.5 डिग्री और 116.0 डिग्रीज हो जाता है। Now what we actually see here is the bonding system in three-membered heterocycles can be considered to be constructed from the interaction of pi and pi star orbital of two structural groups, basal group और apical group. इसको explain करने के लिए actually जो three-membered heterocyclic compounds हैं उनके बॉन्डिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ये माना गया कि पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल स्ट्रक्चरल ग्रुप में दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझाए गए हैं, जैसे एक बेसल ग्रुप और एपिकल ग्रुप। अभी हम नीचे डायग्राम में देखेंगे, फिगर्स में देखेंगे कि किस तरह से बेसल ग्रुप और एपिकल ग्रुप बताया गया है। बेसल ग्रुप इज कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो बेसल ग्रुप है वो उसमें क्या वो किस चीज़ को कंसिडर किया है, जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, जबकि हेटेरोएटम फॉर्म्स दी एपिकल ग्रुप। यानी जब हम साइक्लोप्रोपेन से रिलेट करते हुए उनमें एक एटम को हेटेरोएटम से कर रहे हैं तो जो बेसल ग्रुप है वो तो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो बेसल ग्रुप कहलाएगा, लेकिन जब हेटेरोएटम है उसको रिलेट करते हैं तो वो हमारा एपिकल ग्रुप कहलाता है। द बेसल ग्रुप जिसमें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ये कैसे बिहेव करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरह बिहेव करता है थ्री मेंबर्ड रिंग में, और क्या फॉर्म करता है, एक पाई कॉम्प्लेक्स विद एन एपिकल ग्रुप इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम फिल्ड olefinic pi orbitals to the unfilled orbitals of apical group। यानी जो बेसल ग्रुप है हमारा, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से बना है, वो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हुए एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये जो पाई कॉम्प्लेक्स बना है दिस विद एन एपिकल बॉन्ड, जो एपिकल ग्रुप है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा हेटेरोएटम से रिलेट करता है। इट फॉर्म्स अ पाई कॉम्प्लेक्स विद एन एपिकल ग्रुप इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम द फिल्ड ओलेफिनिक पाई ऑर्बिटल्स। मतलब जो कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से ओलेफिनिक पाई ऑर्बिटल्स हैं, उनसे ये फिल्ड हैं
उनमें से इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर जा रहा है, अनफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एपिकल ग्रुप। दिस इलेक्ट्रॉन डोनेशन, यानी जो पाई कॉम्प्लेक्स बना, जो फिल्ड ओलेफिनिक पाई ऑर्बिटल्स हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डोनेट हुआ है, अनफिल्ड ऑर्बिटल जो कि एपिकल ग्रुप का है उसमें डोनेट हुआ है। इस तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेशन इन टर्न इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेशन इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिल्ड ऑर्बिटल गोज टू द अनफिल्ड ऑर्बिटल, यानी बेसल ग्रुप से एपिकल ग्रुप पे गया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन को जो बैलेंस किया है वो किस तरह से बैलेंस हुआ है, बाय द रिवर्स डोनेशन, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो एपिकल ग्रुप एक्सेप्टर इन पाई कॉम्प्लेक्स हैज फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। जो एपिकल ग्रुप है, जो एक्सेप्टर है इन पाई कॉम्प्लेक्स में, उसमें फिल्ड पी ऑर्बिटल है which can be used to form a reverse dative bond in which pi star orbital of the olefin यानी बेसल ग्रुप acts as a acceptor। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एपिकल ग्रुप को। एपिकल ग्रुप जो है किस तरह से बैलेंस करता है, बाय फॉर्मिंग अ रिवर्स डेटिव बॉन्ड, या वापस देने पर, जिसमें कि अगेन बेसल ग्रुप एक्सेप्टर के रूप में कार्य करता है। इस तरह से एक रिवर्स डेटिव बॉन्ड बनता है। Three-membered saturated rings can be considered as pi complexes with back coordination in which the basal group and acceptor are doubly linked by two opposite dative bonds। तो जो three-membered saturated rings हैं, three-membered saturated rings, three-membered saturated rings वो किस तरह से कंसिडर की जाती हैं, पाई कॉम्प्लेक्स की तरह कंसिडर की जाती हैं, जिसमें कि back coordination होगा, in which basal group and acceptor has doubly linked two opposite dative bonds। The saturated three-membered heterocycle involved two type of interactions। अब जो saturated three-member heterocycles हैं उनमें किस तरह के interactions हो रहे हैं, दो तरह के interactions हो रहे हैं। पहला interaction involving transfer of electron density from ethylene fragment to the heteroatom, जैसा कि फिगर में दिखाया है, pi orbital of ethylene with unfilled orbital of heteroatom। ये हमारे पास फिगर 3 और 4 है, जिसमें कि पहला जो फिगर है वो क्या शो कर रहा है, बॉन्डिंग सिस्टम इन थ्री मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स, जो पाई कॉम्प्लेक्स है और बैक कोऑर्डिनेशन भी इसमें हो रहा है। और इसमें सेकंड क्या है, इंटरैक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हेट्रोएटम टू द इथाइलिन फ्रैगमेंट। ये इसका पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन विथ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हेट्रोएटम। तो फर्स्ट जो फिगर है जिसमें हमारे पास क्या है, एक इथाइलिन फ्रैगमेंट है जो कि पाई सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का किधर शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का कहाँ डोनेशन हो रहा है, टुवर्ड्स द एपिकल हेट्रोएटम। whereas in the other part pi star orbital of olefinic which is unfilled, वहाँ पर कहाँ से बैक डोनेशन हुआ है, फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हेट्रोएटम से बैक डोनेशन हुआ है। तो दैट मीन्स एक डेटिव बॉन्ड या बैक रिवर्सल हो रहा है, जिसकी वजह से वो बैलेंस आपस में बनाते हैं। तो इफ हेट्रोएटम इज एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, अब हेट्रोएटम में भी हम जनरली यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के बारे में कंसिडर या स्टडी करते हैं। तो यदि हम ये चीज़ देखते हैं कि इफ़ द हेट्रोएटम इज एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक है, तो सेकंड टाइप ऑफ इंटरैक्शंस आर नेग्लिजिबल, यानी जो बैक डोनेशन है, अगर जो हेट्रोएटम है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो जो बैक डोनेशन है, सेकंड टाइप ऑफ इंटरैक्शन से हमारा अभिप्राय यहाँ पर है बैक डोनेशन, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा और फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन जो है वही डोमिनेट करेगा। दैट मीन्स पाई से यानी बेसल ग्रुप से एपिकल ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ही अधिक होगा, एंड द रिवर्स इंटरैक्शन जो है या रिवर्सिबल जो डोनेशन है
वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग आर डिटरमिन्ड बाय द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बोथ इंटरैक्शंस, यानी किस तरह का हेट्रो एटम है, किस तरह से फर्स्ट इंटरैक्शन होता है या दूसरा इंटरैक्शन होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है किस पे डिपेंड कर रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बोथ टाइप ऑफ इंटरैक्शंस पर ये निर्भर करेगा। Similarly, we can consider bonding in four-membered rings. Bonding in case of cyclobutane. In cyclobutane, similarly in cyclopropane, the orbitals are not in a condition of regular sp3 tetrahedral overlapping, but are bent outwards from the hypothetical internuclear straight line. मतलब जो एक्चुअल sp3 टेट्राहेड्रल ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी उस तरह की ओवरलैपिंग साइक्लोब्यूटेन के केस में नहीं है, बल्कि जो बॉन्ड्स हैं वो आउटवर्डली बाहर की तरफ को बेंट हुई है। तो जो उनका हाइपोथेटिकल होना चाहिए था एंगल वैसा नहीं मिलेगा। This effect is not so pronounced in cyclobutane as in cyclopropane. मतलब ये जो इफेक्ट है साइक्लोब्यूटेन में उतना अधिक नहीं देखा गया जितना कि साइक्लोप्रोपेन में, although it exists to the extent of 20% as compared to cyclopropane, जो कि हम इनिशियली कह चुके हैं कि जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो बॉन्ड एंगल्स हैं, बॉन्ड डिस्टेंसेस हैं, वो उस हद तक डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं। So this arrangement results in the overlapping with the increased, although small, p character of the ring bonds. तो ये arrangement जो है किस तरह से overlapping increase करती है, p character के increase से हो जाती है। तो the increased p character of sp3 hybrid orbitals involved in the ring bonds is compensated for by the decrease in p character or increase in s character of the sp3 hybrid orbitals involved in external carbon hydrogen bonds. तो ये जो अरेंजमेंट है ओवरलैपिंग है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, द इंक्रीज्ड p कैरेक्टर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग द रिंग बॉन्ड्स, वो कैसे कंपनसेट की गई हैं, बाय द डिक्रीज इन p कैरेक्टर या इंक्रीज इन s कैरेक्टर। तो बेसिकली by the decrease of p character and increase of s character, इनमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो उस तरह से अपने आप को क्या करता है, कंपनसेट कर लेता है। The overlapping of the orbitals can be shown in figure 5. तो यहाँ जो ओवरलैपिंग दी गई है वो हम क्या देख रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन का बॉन्ड बन रहा है, टेट्राहेड्रल एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल बॉन्ड न बनकर यहाँ पर जो बेंडिंग है वो बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बेंट टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं और ऑब्लिक ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग एग्जैक्टली साइडवेज भी नहीं है, ओवरलैपिंग हेड ऑन भी नहीं है, बट क्या है, ऑब्लिक ओवरलैपिंग होने की वजह से जो बॉन्ड का नेचर है या बॉन्ड जो है वो कैसा बना है, बेंट बॉन्ड बना है। द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोब्यूटेन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय टू कन्फर्मर्स। अब यहाँ पर जब हम साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो हम यहाँ कहते हैं कि दो कन्फर्मेशंस इसकी बन सकती हैं, प्लेनर फॉर्म भी बन सकती है और पकर्ड फॉर्म्स भी बन सकती हैं। तो इफ साइक्लोब्यूटेन मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी प्लेनर, यदि हम इन दो कन्फर्मेशंस में से साइक्लोब्यूटेन मॉलिक्यूल को प्लेनर कंसिडर करें, देयर विल बी एंगल स्ट्रेन as well as bond eclipsing strain due to 4 pair of carbon hydrogen bond, thus causing increased strain in the molecule. तो यदि साइक्लोब्यूटेन के मॉलिक्यूल को प्लेनर कंसिडर किया जाता है तो वहाँ पर एंगल स्ट्रेन भी होगा और बॉन्ड एक्लिप्सिंग का स्ट्रेन भी होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 पेयर हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के भी, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन जो है बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ द पकरिंग ऑफ द रिंग विद वन कार्बन एटम ईदर बिलो और अबव द प्लेन, जब प्लेनर की बजाय हम पकर्ड रिंग फॉर्मेशन देखते हैं जिसमें कि एक कार्बन या तो अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा ऑफ द अदर 3 कार्बन एटम्स, यानी 3 कार्बन एटम्स एक प्लेन में होकर
एक अबव बिलो द या अबव द प्लेन हो या फिर बिलो द प्लेन हो, दिस कॉजेज additional strain but reduces considerably the eclipsing strain and torsional strain. तो यानी इस तरह से यदि पकरिंग ऑफ रिंग होती है तो ऐसे केस में स्ट्रेन तो बढ़ेगा, परंतु दूसरे टाइप के स्ट्रेन्स जो हैं जैसे एक्लिप्सिंग स्ट्रेन है या फिर टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो कम हो जाता है. तो द रिपल्शन बिटवीन द पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड कार्बन एटम probably accounts for somewhat longer carbon-carbon bonds in cyclobutane than in cyclopropanes. Thus, four-membered rings are less strained than three-membered ring structures. ये हम इनिशियली भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम मोर एंड मोर स्टेबल. तो ये तो इसकी साइक्लोब्यूटेन की प्लेनर स्ट्रक्चर है और प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पर जो पकर्ड एंगल है वो 0 डिग्रीज ही है. परंतु इस वाली फिगर में जो फिगर हमारी नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हमारे पास एक कार्बन एटम या तो अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है. ऐसे केस में हमारे को जो थीटा का एंगल है वो लगभग 20 से 25 डिग्रीज हमें प्राप्त हो रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि जो पकर्ड रिंग है साइक्लोब्यूटेन की, दैट इज प्रेफरेबली मोर स्टेबल दैन द प्लेनर वन. वाई? बिकॉज वहाँ पर जो टॉर्शनल स्ट्रेन है या जो दूसरा तरह का स्ट्रेन है वो क्या है, वो घट जाता है इन कंपेयर टू द प्लेनर मॉलिक्यूल. दैट इज वाई साइक्लोब्यूटेन का जो पकर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज comparatively more stable than the initial planar form. As a result, again we say that the three-membered is more unstable when compared to the four-membered ring. तो जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही वो स्टेबिलिटी जो है स्ट्रेन कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. Now next topic is consequence of bond angle strain in small ring heterocycles. इसको हम अलग अलग उनसे पढ़ लेते हैं जो फैक्टर्स हैं, कैसे ये करेंगे, क्या consequences शो करता है. Bond angle strain in small ring heterocycles accounts for their chemical reactivity. Bond angle strain in small ring heterocycles accounts for their chemical reactivity and therefore small ring heterocycles undergo ring opening reactions more readily than the normal rings. The effect of bond angle strain can be visualized or studied well in their structures. Now what we actually see is कि जो bond angle strain है वो हमारा smaller rings में ज़्यादा होता है when compared to the larger rings. और इसी वजह से जो smaller ring heterocycles हैं they can easily undergo ring opening structures more readily than the normal rings. और इस effect को जो bond angle strains हैं इनको हम कैसे visualize करते हैं, जैसे हम IR spectra इनकी study करें. First of all, bond angle strain affects the frequencies of vibration. Bond angle strain की वजह से जो vibrational frequencies हैं उन पर फर्क पड़ जाता है and they causes relatively larger shift to the higher frequency. यानी bond angle strain directly कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं उनको इफेक्ट कर रहा है और शिफ्टिंग किधर हो जाती है, हायर फ्रीक्वेंसी रीजन की तरफ हो जाती है. इन स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स द कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस मूव टू हायर फ्रीक्वेंसी, यानी 3000 से 3080 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो छोटी रिंग है हेट्रोसाइकल्स की वहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस मूव कर जाती है as compared to the unstrained molecules, and carbon hydrogen stretching frequency decreases with the increasing ring size. यानी यही stretching frequency जो है जैसे जैसे ring का size बढ़ता है वैसे वैसे ही ये कम हो जाती है. For example, अगर हम दो एग्जाम्पल्स लें एजिरिडीन की और एजिटिडीन की, जिसमें कि एक 3-membered रिंग है और एक 4-membered रिंग है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एजिरिडीन में 3047
सेंटीमीटर इनवर्स है फ्रीक्वेंसी हायर रीजन की तरफ, whereas 4 membered ring एजिटिडीन होते ही ये कितनी हो जाती है 2966 सेंटीमीटर इनवर्स. The analogous changes have been observed in the saturated oxygen heterocycles similarly. तो सिमिलरली जो इनके एनालॉग्स हैं, अब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग था, सिमिलरली जो एनालॉग्स हैं हैविंग द ऑक्सीजन एटम, जैसे ऑक्सीरेन में और ऑक्सीटेन में, तो ऑक्सीरेन्स जो है वो कहाँ पर शो कर रहे हैं 3052 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जबकि ऑक्सीटेन जो है वो कहाँ शो कर रहा है 2928 सेंटीमीटर इनवर्स पर. Similarly, sulfur heterocycles thioarenes and thiatane, ये again 3047 centimeter inverse and 2959 centimeter inverse पर show कर रहा है. तो the increase in the stretching frequency is attributed to the bond angle strain in the smaller rings. तो बेसिकली जब इन्हीं हम ये बात कह रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इसकी वजह से जैसे जैसे स्ट्रेन घटेगा या बढ़ेगा वैसे वैसे ही शिफ्टिंग होगी या तो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन की तरफ या टुवर्ड्स द स्मॉलर फ्रीक्वेंसी रीजन. So the increase in stretching frequency is attributed to the bond angle strain in smaller rings. The bond angle in small ring is substantially contracted and results in increasing S character in the carbon hydrogen bond. जब बॉन्ड एंगल स्मॉल रिंग्स में स्पेशली जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एस कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा. Therefore, with the increase in S character of the bond, it becomes shorter and frequency increases. जो बेसिकली समझाने के लिए जो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही है स्मॉलर रिंग्स में, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है स्मॉल रिंग्स में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एस कैरेक्टर जो है वो वहाँ पर इंक्रीज हो गया. So what we say is, therefore, with the increase in S character in the bond, it becomes shorter and frequency gets increased. The higher carbon-nitrogen stretching frequency in 2H azirenes as compared to the unstrained acyclic amines is also attributed to the bond angle strain. So, they are directly related to the bond angle strain. Relatively, higher frequencies for exocyclic carbon oxygen bonds in alpha lactanes जैसे कि azididinones and beta lactones as compared to the unstrained amides are associated with the increased S character in carbon oxygen bond due to bond angle strain. So the exocyclic carbon oxygen bond is shortened and strengthened, and therefore carbon oxygen bond frequency is increased. तो बेसिकली हम यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन जो है इस बात पे निर्भर कर रहा है कि जिस तरह से बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन बढ़ेगा उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एस कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है, और एस कैरेक्टर की बढ़ने की वजह से शॉर्टनिंग होगी बॉन्ड लेंथ की, और एंड देन अगेन व्हाट हैपेंस इज उसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से स्ट्रेचिंग शो करते हैं, जो इंक्रीज्ड एस कैरेक्टर है उसकी वजह से बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन देयर इज एन इंक्रीज इन एस कैरेक्टर, एंड that is why the bond frequency also gets increased. Coming next to NMR spectra, the effect of bond angle strain in small ring heterocycles can be evidenced by carbon hydrogen coupling constant in their NMR spectra also. जैसे हमने यहाँ पर IR spectra में stretching frequency, vibrational frequency को डील किया है, उसी प्रकार से जब हम NMR spectra भी स्टडी करते हैं तो effect of bond angle strain in small ring heterocycles also can be shown by the coupling constants in their NMR spectra. The coupling constant increases with increasing S character in the carbon-hydrogen bond within a series of small ring heterocycles. So what actually we find is
again as the S character, वहाँ भी हमने यही कहा था कि जैसे जैसे S character बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही there is an increase in the frequency or stretching frequencies. Similarly, the coupling constant also increases with the increasing S character in the carbon hydrogen bond within a series of small ring heterocycles. The order of J, that is the coupling constant, in three-membered heterocycle cyclic rings is जैसे कि ऑक्सीरेन, थियरेन और एसिडिडीन. Oxirane is greater than thierane, thierane is greater than aziridine. तो एंड इन टर्न इज ग्रेटर दैन साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन हमने क्या लिया है एज अ रेफरेंस, थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स का हमने जो बेस है किससे एनालॉग माना है उसको, साइक्लोप्रोपेन से. तो यहाँ पर जो ऑर्डर है कपलिंग कांस्टेंट का थ्री मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स में हेट्रोसाइकल्स में, हम क्या मान के चलते हैं, जिस तरह से अभी हमने कहा कि जब कपलिंग कांस्टेंट NMR में हम देखते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग S कैरेक्टर इन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द सीरीज ऑफ स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स. तो यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज है वो किस तरह से है, ऑक्सीरेन में ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू थियरेन, व्हेन कंपेयर टू एजिडिडीन एंड व्हेन कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन. तो ये सब की यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं कंपाउंड्स की. यहाँ पर थ्री मेंबर्ड रिंग भी है एंड देन वी हैव दी four membered ring also. Coupling constant for small ring heterocycles. The higher value of carbon hydrogen coupling constant for methylene hydrogen in 2-phenyl 1-aziridine as compared to aziridine is attributed to the greater S character of the orbitals at carbon involved in the carbon hydrogen bond. तो जो डिफरेंस आया है इसमें, हायर वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट फॉर मेथिलीन हाइड्रोजन इन 2-phenyl 1-aziridine, कितनी वैल्यू आई है इसकी, 176 हर्ट्ज, वो व्हेन कंपेयर टू एजिरिडीन विच इज 168 हर्ट्ज. ये किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एस कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल एट कार्बन involved in the hydrogen bond. So this particular example in which we have got a phenyl group, this again this is attributed to the greater S character of the orbitals at carbon atom involved. Thank you.